हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का टॉपिक द्रव्य या पदार्थ। तो द्रव्य या पदार्थ, इस वीडियो में हम द्रव्य या पदार्थ की परिभाषा, उसकी अवस्थाएं, वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए द्रव्य या पदार्थ होता है क्या है। तो कोई भी जो स्थान घेरे वो जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। तो कोई भी ऐसी चीज या वस्तु जो स्थान घेरे वो जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। तो लिखिए ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे वो जिसमें क्या हो, द्रव्यमान, इसे कहते हैं हम द्रव्य या पदार्थ। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, उपस्थित द्रव्य या पदार्थ की मात्रा। अब देखिए द्रव्यमान क्या होता है, कोई भी वस्तु कितनी भारी है उसे हम कहते हैं द्रव्यमान। और स्थान घेरने का मतलब है आयतन। स्थान घेरने का मतलब आयतन यानी कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है उसे कहते हैं हम आयतन। और जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित रहता है। द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। अब देखिए जो द्रव्य या पदार्थ स्थान घेरे हुए जिसमें क्या हो, द्रव्यमान यानी स्थान घेरने मतलब आयतन, द्रव्यमान यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। तो हम कहते हैं द्रव्य जो होता है वो आयतन प्लस द्रव्यमान से मिलकर बनता है। आयतन प्लस द्रव्यमान। अब देखिए आपको द्रव्य की पहचान करनी है तो आपको उसका द्रव्यमान व आयतन देखना है। यदि ये दोनों उपस्थित है तो वो द्रव्य है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे पेन, आप पेन देखोगे या ये मार्कर, तो इसका वजन भी है और ये एक साथ भी घेर रहा है, तो ये क्या हुआ, एक द्रव्य। पेन जैसे किताब, जैसे मेज, जैसे सूर्य, जैसे तारे, ये इत्यादि क्या है, द्रव्य या पदार्थ। अब देखिए जैसे जो द्रव्य या पदार्थ होता है वो अब किन से मिलकर बनता है। तो द्रव्य या जो पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। तो लिखिए द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। अब जो द्रव्य या जो पदार्थ होता है वो इन सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। अब इन कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो लिखिए कणों की विशेषताएं या कणों के गुणधर्म। अब जो द्रव्य इन कणों से मिलकर बनता है तो इन कणों में क्या क्या विशेषताएं। पहली है
पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। पहला है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील। नंबर 3 है पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये हमने पढ़ा कि रिक्त स्थान होता है, लेकिन होता कैसे, तो देखिए एक प्रयोग देखिए। जैसे मैंने एक गिलास ली और उस गिलास में यहां तक पानी भर दिया। अब आपको क्या करना है, इस गिलास में 2 या 3 चम्मच नमक या चीनी मिलानी। उसके बाद में क्या करना है, इसको पूरी तरह से घोल लेना है। इसके बाद में आप देखो कि घोलने के पश्चात जो विलयन है उसमें जो पानी का लेवल था वो उतना ही है जितना पहले था। तो आपने क्या की, जो पानी था उसमें चीनी या नमक मिलाया, लेकिन उसका लेवल बढ़े ही नहीं। इसका कारण क्या था कि इन जल के जो कण अणु थे इनके बीच में क्या था, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान होने के कारण जो जल या नहीं चीनी या जो नमक थी वो इन रिक्त स्थान में क्या हो गई, समाहित हो गई। इस कारण हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। इसी तो हम कह सकते हैं पदार्थ के बीच रिक्त स्थान। दूसरा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील किस प्रकार से, तो आपको इसी प्रकार से एक गिलास पानी लेना है, उसके बाद इस गिलास को मेज पर रख देना है। जब पानी शांत अवस्था में आ जाए तब आपको एक ड्रॉपर की सहायता से इसके अंदर नीली स्याही या किसी भी रंग की स्याही डालनी है। जब आपने स्याही डाली तो पहले तो ये सतह पर रहेगी, उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो स्याही है थोड़ी थोड़ी पूरे पानी में फैल जाएगी। अब आपने तो क्या किया था, इस पानी को शांत अवस्था में रखा था, लेकिन जो स्याही थी वो पूरी पानी में कैसे फैली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल के अणु थे आपको दिख रहे थे कि शांत अवस्था में है, लेकिन जल के अणु शांत अवस्था में नहीं थे, यानी जो कण क्या थे, निरंतर गतिशील थे। इस कारण क्या हुई, स्याही पूरे पानी में फैल गई। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील। नंबर है 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ के कण, इसको समझने के लिए आपको पानी का जो नल होता है उसको खोलिए। जब इस नल में से पानी की धारा बहेगी तब उस धारा के थोड़ी से आगे आपको अपनी अंगुली रखनी है। जब आप इसके आगे अंगुली रखोगे तो ये धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, लेकिन इस अंगुली के आगे जाते ही ये धारा वापस एक ही धारा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन आपने तो इस धारा को 2 भागों में बांटा, लेकिन ये धारा वापस एक धारा में कैसे परिवर्तित हुई, तो इसका कारण क्या था कि पदार्थ के जो कण थे वो एक दूसरे को ही और अपनी ओर क्या कर रहे थे, आकर्षित। इस आकर्षण के कारण ही ये धारा एक बन गई वापिस। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो कणों के गुण द्रव्य में
पहला पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, और तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 होती हैं, इसके अलावा 2 और होती हैं। तो पहली है ठोस, दूसरी द्रव की भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से 3, इसके अलावा 2 और है, कुल मिलाकर होती हैं 5। तो इसमें देखिए 5 कौन कौन सी। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस, चौथी है प्लाज्मा, पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC। अब हम इन 5 अवस्थाओं में से मुख्य रूप से इन 3 अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब देखिए इन ठोस अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के मुख्य गुण धर्म क्या क्या है। तो पहले बनेंगे यहाँ डायग्राम। यह है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब इनके ठोस, द्रव और गैस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहां लिखिए विशेषता या लक्षण। सबसे पहला इसका आकार। सबसे पहला आकार। अब देखिए ठोस अवस्था, जो ठोस अवस्था होती है उसका आकार क्या होता है, निश्चित। जैसे आप एक ईंट लीजिए और उसको आप दबाइए, लेकिन उसका आकार क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे एक रबड़ होता है, उसको आप बाह्य बल लगा करके एक बार बदल सकते हैं, लेकिन वो वापस क्या आ जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसका आकार चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठोस का आकार क्या है, निश्चित है। तो आकार निश्चित। अब देखिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप द्रव को जिस पात्र में डालोगे उसका ही आकार ले लेगा। जैसे पहले आपने एक प्लेट में क्या लिया, पानी, और इसी पानी को वापस आपने क्या लिया, गिलास में। तो अब यहाँ पर जो इसका द्रव का आकार था और जो गिलास में इसका आकार है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर तो इस प्लेट के आकार के समान है, लेकिन यहाँ पर गिलास के समान। इस कारण द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित। तो द्रव का आकार होता है अनिश्चित। आकार अनिश्चित। इसी प्रकार से जो गैस होती है, गैसों का आकार भी होता है अनिश्चित। अब नंबर 2 आयतन। नंबर 2 आयतन। अब देखिए जो ठोस अवस्था होती है उसका आयतन क्या होता है, निश्चित। आप जैसे यहां पर इसका वजन है 5 किलोग्राम, और ये कितना आयतन घेर रही है, जैसे यहां पर इतना आयतन घेर रही है। तो ये जो ईंट है, अब इसको आप कहीं भी रखो, चाहे
ट्रक में रखो, चाहे कार में रखो, चाहे कहीं पर भी रखो, लेकिन इसका आयतन क्या होगा, निश्चित रहेगा। तो इसका आयतन होता है, ठोसों का अवस्था आयतन निश्चित। और द्रव का जो आयतन होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो होता है निश्चित। अब द्रव का आयतन निश्चित कैसे, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और इस पानी को आपने कहीं पर भी रखा, तो जो आयतन था पानी का पहले वो अभी भी उतना ही है। तो इसका मतलब हुआ कि द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसके बाद आती है गैस। तो गैसों का आयतन होता है वो होता है अनिश्चित, यानी किसी गैस को आप शायद थोड़े छोटे पात्र में भरोगे तो भी वो उस बर्तन को क्या करेगी, पूरा भर देगी, और बड़े बर्तन में आप भरोगे तो भी वो पूरे बर्तन को भर देगी। इसका मतलब हुआ कि जो गैस है उनका आयतन क्या है, अनिश्चित है। तो गैसों का आयतन होता है अनिश्चित। इसके बाद देखते हैं कणों के बीच की दूरी। कणों के बीच दूरी, कणों के बीच कितनी दूरी है। तो देखिए, जो ठोस अवस्था होती है उसके कण क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और इस नजदीक होने के कारण जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम। अब देखिए, जो द्रव होते हैं, तो ठोसों की अपेक्षा जो द्रव होते हैं उनमें कणों के बीच की दूरी क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है, यानी गैस से कम और ठोस से अधिक, यानी मध्यम आकार की, यानी इनके कणों के बीच की दूरी मध्यम। अब देखिए, जो ठोस के कण बहुत नजदीक है, लेकिन द्रव में क्या है, थोड़े से दूर है। उसके बाद देखते हैं आप गैस अवस्था में। तो गैस अवस्था में जो कण होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। तो सबसे अधिक कणों के बीच की दूरी होती है गैस में, सबसे अधिक। इसके बाद देखते हैं आकर्षण बल, यानी एक दूसरे की आपस में खींचने के लिए जो बल होता है उसको कहते हैं आकर्षण बल। अब देखिए, आकर्षण बल, ठोस के जो कण थे वो बहुत नजदीक थे, किस कारण थे, क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल था वो बहुत अधिक था। तो ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक। उसके बाद जो द्रव में थे, द्रव में थोड़ी सी ठोस की अपेक्षा कण क्या थे, दूर। इसका क्या मतलब था कि जो ठोसों में जो कण थे उनके बीच आकर्षण बल अधिक था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कम, यानी गैसों से कम, ठोसों से कम है, और गैस से थोड़ा सा ज्यादा। अब गैस में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, इस कारण तो गैस के जो कण होते हैं वो पूरे पात्र में क्या रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो सबसे कम होता है वो गैसों में। उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी संपीड्यता मतलब होता है दबाने का गुण। आप किसी ठोस, द्रव या गैस को कितना दबा सकते हो, वो गुण होता है संपीड्यता। तो देखिए, आप ठोस को दबा नहीं सकते, ज्यादा नहीं दबा सकते, तो संपीड्यता का गुण ठोस में सबसे क्या होता है, कम। तो लिखिए, सबसे कम संपीड्यता का गुण ठोसों में, क्योंकि जो ईंट थी आपने इसको दबाने का प्रयास किया लेकिन ये दबी नहीं। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप तो दबा तो सकते हैं लेकिन वो पुनः अपने ही आकार में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव है आपने दबाया तो इसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसमें
मध्यम, क्या होता है, मध्यम संपीड़ितता पाई जाती है। गैसों में सबसे अधिक गैस को आप दबाव लगा के इसको संपीड़ित कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो संपीड़ितता का गुण होता है वो होता है गैसों में सबसे अधिक। अब देखिए, ये थे इन भौतिक अवस्थाओं के क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनके बारे में। अब हम बात करेंगे भौतिक अवस्था में जो ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है। अब इन अवस्थाओं को एक दूसरे में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को ठोस में, द्रव को गैस में और गैस को द्रव में, ठोस को गैस में और गैस को ठोस में। अब इन भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अब परिवर्तन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछे कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, तो उत्तर होगा हाँ, भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से, तो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक पहला है तापमान में बदलाव करके। किसमें, तापमान में बदलाव करके, तापमान में बदलाव करके। दूसरा है वो है दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। अब तापमान में बदलाव किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ताप को घटा के या बढ़ा के, ताप को घटा के या बढ़ा के। इसका मतलब है घटाना, इसका बढ़ाना। और दाब में भी दाब को घटा के या बढ़ा के, तो घटाकर या बढ़ाकर। अब देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से, दो प्रकार से। एक तापमान में बदलाव करके, दूसरा दाब में बदलाव करके। इन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए तापमान में बदलाव करके किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। तो पहला है तापमान में बदलाव करके। पहला, अब देखिए अवस्था में परिवर्तन। तो पहला है तापमान में बदलाव करके। नंबर 2 दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। दाब में बदलाव करके। अब देखिए तापमान में बदलाव करके किस प्रकार से। तो पहले लिखिए ठोस, दूसरी अवस्था गैस, तीसरी लिखिए द्रव। ठोस, द्रव और गैस। इसी प्रकार यहां लिखिए ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए तापमान में बदलाव दो प्रकार से, एक ताप बढ़ा के या घटा के। यदि आप, जैसे कोई ठोस है, आपने क्या किया, ताप को बढ़ाया तो वो पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो गया। किसमें, द्रव में। जब द्रव बना तो द्रव में और ताप को क्या किया, बढ़ाया तो ये गैस में परिवर्तित हो गया। यहाँ प्लस का मतलब है ताप को बढ़ाना। इसके बाद यदि आपने इसका उल्टा किया, यानी जो गैस थी
उसको आपने क्या किया, उसमें तापमान की कमी की, तो ये वापिस द्रव में परिवर्तित हो गया। इससे और कम किया तो ये ठोस में परिवर्तित हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से देखिए, जैसे जो जल होता है वो जल तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो जल तीनों अवस्थाओं में, पहला है ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ, बर्फ ठोस अवस्था में। दूसरा जो जल वो है द्रव अवस्था में। तीसरा है गैस, गैस के रूप में यानी वाष्प, वाष्प। अब देखिए आपके पास जो बर्फ थी, क्या किया, इस बर्फ को गर्म किया, तो जब तापमान बढ़ा तो ये किसमें परिवर्तित हो गई, जल में। जब इसको और तापमान दिया अधिक तो ये वाष्प में परिवर्तित हो गई। तो क्या किया, तापमान बढ़ाया तो बर्फ जल में, जब और बढ़ाया तो वाष्प में। अब इसका क्या किया, उल्टा, यानी ताप को घटाया तो गैस वापिस किसमें परिवर्तित हो गई, जल में। और तापमान को कम किया तो वापिस बर्फ में। यानी आपने देखा होगा, आप जल को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो क्या बन जाती है, बर्फ। इसका मतलब क्या है, तापमान क्या हुआ, बहुत कम, और तापमान कम होने के कारण क्या हुआ, बर्फ जल करके क्या बना है, बर्फ। अब हम दाब में बदलाव करके किस प्रकार से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए दाब में आपने एक लाइटर देखा होगा, इस प्रकार का जो लाइटर होता है, इसके अंदर जो आपको द्रव के समान एक पदार्थ दिखता है, वो क्या है, जो गैस होती है। इस गैस को संपीड़ित करके इसके अंदर भरा गया है। अब देखिए जो इसके अंदर जो द्रव होता है, ये क्या होता है, संपीड़ित गैस, संपीड़ित करके इसको भरा गया। अब देखिए जो गैस थी, तो गैस को क्या किया, संपीड़ित किया, यानी बहुत अधिक क्या लगाया, दाब लगाया। तो ये किस अवस्था में आ गई, गैस द्रव अवस्था में। जब द्रव अवस्था में आ गई तो इस गैस को इस लाइटर के अंदर भर दिया। लेकिन जैसे ही आप इसको बिना जलाए यदि गैस को बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करो, इसको दबाया तो जो अंदर जो द्रव था तो ये वापस बाहर जाते। जब ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा, दाब में कमी होगी। जब दाब में कमी होगी तो ये जो द्रव है वो वापस किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दाब को बढ़ाया तो गैस द्रव में, और द्रव जो द्रव था उसमें दाब में क्या की, कमी, तो वापस ये गैस में। जैसे इसके अंदर क्या थी, गैस को संपीड़ित किया और द्रव में, और इस द्रव को इसके अंदर भरा। फिर हमने क्या की, इस द्रव को बाहर निकाला। तो जब ये वायुमंडल में फैली तो इसमें क्या हुआ, दाब में कमी हुई। जब दाब में कमी हुई तो ये द्रव था ये वापस किस में, गैस में। तो इसके अंदर क्या थी, ये गैस थी। इसी प्रकार द्रव को ठोस में और ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। यह सब भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अब है भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन हमने किया, इस परिवर्तन की क्या क्या प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन के प्रभाव। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के प्रभाव तीन प्रकार के। पहला है गलनांक बिंदु, पहला है गलनांक बिंदु, दूसरा है क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक
बिंदु। नंबर 3 है ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। अब देखिए गलनांक बिंदु, गलनांक, क्वथनांक व ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। तो देखिए ये ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए गलनांक, गलन, गलन यानी गलना। अब देखिए गलेगा कौन? जो कठोर होगा। कठोर क्या है? ठोस। अब ठोस क्या होगी? पिघलेगी। किसमें परिवर्तित होगी? द्रव में। तो किसी, तो ये गलनांक किसका होगा? ठोस का, क्योंकि ठोस पिघलेगा और द्रव में परिवर्तित होगा। यानी जो ठोस होगा वो अपनी अवस्था परिवर्तन करके दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगा, यानी द्रव में। तो गलनांक बिंदु, तो किसी ठोस का वह तापमान, वह तापमान जिस पर वह पिघलकर द्रव अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु। यानी जो ठोस था, आपने इसको क्या किया? गर्म किया, तो ये जिस तापमान पर द्रव में परिवर्तित होना स्टार्ट हुआ, तो वो उस ठोस का क्या था? गलनांक बिंदु। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो जल होता है 3 अवस्था में, बर्फ, जल और वाष्प में। अब देखिए जो बर्फ थी किस अवस्था में थी? ठोस अवस्था में। इसको आपने क्या किया? गर्म किया, तो ये जिस तापमान पर द्रव में परिवर्तित होनी स्टार्ट हो गई, तो वो उसका क्या था? गलनांक बिंदु। तो बर्फ कितने डिग्री पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या गलने स्टार्ट हुई, तो बर्फ का गलनांक बिंदु क्या था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से जो लोहा होता है, लोहे को आप गर्म करते हैं तो वो 1534 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पिघलना स्टार्ट होता है और द्रव अवस्था में आता है। तो लोहे का गलनांक बिंदु क्या हुआ? 1534। तो यह एग्जांपल देखिए, बर्फ का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आपने ठोस को द्रव में परिवर्तित किया, तो आपको इस गलनांक बिंदु पर ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आपको आवश्यकता हुई? तो उस ऊर्जा को कहते हैं हम संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो स्टार्ट करके लिखिए, संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा। संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा यानी जो ठोस था वो इस गलनांक बिंदु, यानी जैसे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव में परिवर्तित हुई, उस समय कितनी आपको ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो इस ऊर्जा को हम कहते हैं संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो लिखिए, किसी
ठोस का उसके गलनांक बिंदु पर, उसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं हम संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी जो ठोस था, ये ठोस इस गलनांक बिंदु पर जब द्रव में परिवर्तित हुआ, तो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई, इस ऊर्जा को हम कहते हैं संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु। नंबर 2 लिखिए क्वथनांक बिंदु। अब देखिए क्वथनांक में क्वथन का मतलब होता है उबलना। अब देखिए उबलना, जैसे जल का उबलना, तो जो द्रव होता है वो गर्म होकर के जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वो किस तापमान पर द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। जैसे जो जल है, अब आपने इस जल द्रव अवस्था में था, इसको आपने क्या किया, गर्म किया, तो ये वाष्प अवस्था में परिवर्तित हुआ। अब जल किस तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होता है, उस तापमान को हम कहेंगे क्वथनांक बिंदु। यानी जैसे जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हुआ, तो ये जल का क्या है, क्वथनांक बिंदु है। यानी जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में बदलना स्टार्ट हुआ, तो इस तापमान को कहते हैं क्वथनांक बिंदु। तो इसकी परिभाषा लिखिए, यानी क्वथनांक बिंदु जल यानी द्रव, तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी अवस्था परिवर्तन कर किस अवस्था में, वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तन कर गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वो तापमान जिस पर जो द्रव होता है वो अपनी अवस्था परिवर्तन करके गैस अवस्था में बदल जाता है, तो वो तापमान कहलाता है क्वथनांक बिंदु। जैसे जल था, तो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हुआ और वाष्प में बदला, तो जल का जो क्वथनांक था वो था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एग्जाम्पल लिखिए, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिखिए, जिस प्रकार से ठोस को द्रव में परिवर्तित किया, तो वहां पर संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की अवस्था हुई। तो यहाँ पर जो द्रव अवस्था है, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए इस क्वथनांक बिंदु पर कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
उस ऊर्जा को कहते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए ये जल जो द्रव अवस्था में है और वाष्प जो गैस अवस्था में है। अब देखिए जो जल है, अब इस जल को इसके क्वथनांक बिंदु यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वाष्प में बदलने के लिए आपको कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई, उस ऊर्जा को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम यानी एक लीटर द्रव को किसमें, लीटर में, तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प यानी गैस अवस्था पर गैस अवस्था में परिवर्तन, गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी जो जल था ये अपने क्वथनांक बिंदु यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वाष्प में परिवर्तित हुआ तो उस समय कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हुई, उस ऊर्जा को कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये हुआ हमारा क्वथनांक बिंदु। अब हम पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। तो लिखिए ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन यानी जो ठोस है, ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस है, इस ठोस का द्रव में परिवर्तित न होकर के इस ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। यानी जो ठोस था वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ ही नहीं, सीधे ही गैस में परिवर्तित हुआ, तो इस अवस्था को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, या ये प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो देखिए किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर, द्रव अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। अब देखिए जो ठोस था आपने इसको गर्म किया तो ये सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। इस अवस्था को
कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूसरा है निक्षेपण। कौन सा? निक्षेपण। अब देखिए, जो गैस थी इसका उल्टा, जो गैस थी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई, तो इसको कहते हैं हम निक्षेपण। यानी किसी गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, इसे कहते हैं निक्षेपण। तो लिखिए, किसी गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे ही गैस अवस्था में ठोस अवस्था में बदल जाना, ठोस अवस्था में बदल जाना, तो ये कहलाता है निक्षेपण। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे नेफ्थलीन की गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियां। अब जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, आप इनको कपड़ों में रखते हैं क्योंकि ये कीड़ों से क्या करती है? सुरक्षा। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है ये ठोस अवस्था में होती हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन ये सीधे ही द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर के सीधे ही किस अवस्था में? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो नेफ्थलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातन का क्या है? एग्जाम्पल। इसी प्रकार से कपूर की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, अमोनियम क्लोराइड, ये था ऊर्ध्वपातन व निक्षेपण। अब देखना है जो भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन पढ़े और परिवर्तन के प्रभाव। अब भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस से गैस यानी या ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, तो किस प्रक्रिया के तहत हुआ? इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो अब लिखिए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया, भौतिक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। अब देखिए, यह है ठोस, लिखिए ठोस, यहां लिखिए द्रव, यहां लिखिए गैस। अब देखिए, जो ठोस होता है, ठोस किस अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ, तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघलन। ठोस का द्रव में बदलना, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघलन। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और इस गैस का ठोस में बदलना, अभी पढ़ा था, गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण। अब इसका उल्टा वापिस ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। इस गैस का द्रव में तो कहते हैं संघनन। इस द्रव का वापिस ठोस में बदलना तो कहलाता है जमना। अब देखिए, जो गैस
जब बादल बनते हैं तो बादल में जो क्या होता है, कोहरा, वो कोहरा किस अवस्था में होता है, गैस में। जब ये गैस क्या होती है, संघनित होती है, संघनित होती है तो वापिस किसका रूप लेती है, बारिश का। तो गैस का द्रव में बदलना, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। जैसे वाष्पीकरण, अब देखिए आपने क्या किया, जल को गर्म किया, तो जब जल उबलना स्टार्ट हुआ तो वहां से क्या हुई, वाष्प निकली। तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। इसी प्रकार से आपने जल को क्या किया, फ्रीज में रखा, तो जल क्या हुआ, बर्फ में परिवर्तित हो गया। तो यानी जो जल था वो क्या हुआ, जमा, यानी जब जल जमा तो क्या बने, बर्फ, यानी तो इस प्रक्रिया को कहते हैं जमना। दूसरी, ठोस का द्रव में संलयन, और ठोस को गैस में ऊर्ध्वपातन, और गैस का ठोस में निक्षेपण। यानी जब ठोस अवस्था द्रव में बदलेगी तो उसे कहेंगे संलयन। द्रव गैस में वाष्पीकरण, गैस ठोस में निक्षेपण। इसी प्रकार से वापिस, तो ठोस गैस में ऊर्ध्वपातन, गैस द्रव में संघनन, द्रव ठोस में जमना। तो ये थी भौतिक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो हमने ताप में परिवर्तन करके भौतिक अवस्था को क्या किया, परिवर्तित। अब दाब में बदलाव करके किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, तो देखिए दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके, दाब में बदलाव करके। अब जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर गतिशील। गतिशील क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा। अब जो गतिज ऊर्जा होती है, तो यदि हम तापमान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और तापमान को कम करेंगे तो क्या होगा, गति कम हो जाएगी। अब तापमान में कम करके और दाब में बदलाव करके ठोस को द्रव, द्रव को गैस, यानी गैस को द्रव, द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अब इसका एग्जांपल देखिए, जो हमारे जो घर में गैस सिलेंडर होते हैं उसमें क्या होती है, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का फुल नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपी पेट्रोलियम गैस। अब देखिए ये जो गैस है, इस गैस को क्या किया, दाब को बढ़ाया, यानी गैस को संपीड़ित किया। तो गैस किस अवस्था में आ गई, संपीड़ित, यानी द्रव अवस्था में। जब ये गैस द्रव अवस्था में आई तो इस द्रव अवस्था को हमने क्या किया, हमारे जो गैस सिलेंडर है उसमें भर दिया। यानी जब आप गैस सिलेंडर को हिलाओगे तब आपको द्रव रूपी आवाज आएगी। जो द्रव होता है उसकी आवाज होती है, इसके समान एलपीजी की आवाज आती है, क्योंकि जो गैस थी इस गैस पर हमने दबाव बढ़ाया, यानी गैस को संपीड़ित किया। तो गैस के जो कण थे वो बहुत नजदीक आ गए, और नजदीक आने के कारण ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। यदि हमने गैस चूल्हे को स्टार्ट किया और क्या हुई, गैस बाहर निकले स्टार्ट हुई। जब ये गैस बाहर निकली तो वायुमंडल में आने से दबाव था या दाब था वो क्या हुआ, कम हुआ। जब दाब कम हुआ तो जो द्रव था वो वापस किस में, गैस में परिवर्तित हो गई। तो दाब में जब बढ़ोतरी करेंगे तो गैस के जो कण होंगे वो नजदीक आएंगे, और दाब में कमी करेंगे तो वापस गैस के कण दूर जाएंगे। तो लिखिए, दाब
बढ़ाने से दाब बढ़ाने से पदार्थ के जो कण होते हैं वो नजदीक आते हैं। पदार्थ के कण नजदीक आते हैं। पदार्थ के कण नजदीक आते हैं और जब दाब को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो जो पदार्थ के कण होंगे वापस दूर जाएंगे। दाब में कमी करने से पदार्थ के कण दूर दूर जाते हैं। ये था दाब में बदलाव करके। इसका एग्जांपल एलपीजी गैस, या इसका एक और एग्जांपल है शुष्क बर्फ, जिसे कहते हैं ठोस CO2। तो आज हमारा हुआ द्रव्य की परिभाषा, किन से मिलकर बनता है, इनकी अवस्थाएं क्या है, अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से। अगली वीडियो में पढ़ेंगे द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। थैंक यू।